अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, आ रही है आवाज़। ठीक है। आपने लिंक शेयर किया था? मैम ग्रुप अभी में बहुत होगा कम लिंक लोगों शेयर। ने ज्वाइन किया है। मैम लिंक शेयर है मैसेज ग्रुप कर में। दो एक कि मतलब ज्वाइन करें जल्दी से अपनी मीटिंग। ओके मैम। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर। हाँ जी, लास्ट लेक्चर पढ़ा था आप लोगों ने? उसमें कोई मसला तो नहीं था? नो मैम। नो मैम। ठीक है। ट्वेल्व 40 पे 4 मिनट्स और वेट कर लेते हैं ताकि आ जाएं बाकी लोग भी।
आई थिंक सो बाकी सब जो हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं करना शायद। अच्छा आप लोग आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है बेसिकली एंटीजन, इट्स ऑल अबाउट एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ एंटीजन्स क्या होती हैं, एंटीजन क्या होती है? हाँ जी, कोई कॉन्सेप्ट है इसका एंटीजन और एंटीबॉडीज का? हम मैम कोई भी फॉरेन बॉडी जो हमारी बॉडी में इंटर होती है और उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, हम उसको एंटीजन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको हम एंटीजन में काउंट कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और एंटीबॉडीज क्या होती हैं? मैम हमारा इम्यून सिस्टम इन एंटीजेंस के अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, हम उसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। मैम और कोई ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो बीटा सेल प्रोड्यूस करती है कौन से सेल एंटीबॉडीज। प्रोड्यूस करते हैं? मैम बीटा सेल्स। नॉट बीटा सेल्स, इट्स बी सेल्स, जी बी सॉरी, लिम्फोसाइट्स। बी सेल जी मैम। हाँ जी, और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा? मैम सीरम में फाउंड होती हैं, सीरम या बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती हैं क्या एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज। हम्म, प्लाज्मा सेल भी मैम प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली बी सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो वो प्लाज्मा सेल्स में चेंज होते हैं, ठीक है, और फिर प्लाज्मा सेल्स ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट बी सेल नहीं करते, ठीक है। तो ये बी सेल जी ही मैम होते हैं जी। जो एक्टिवेटेड फॉर्म में प्लाज्मा सेल्स में चेंज होते हैं, और फिर प्लाज्मा सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्लड है, ब्लड बैंकिंग, इट्स ऑल अबाउट एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज, क्योंकि इसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ये सारी चीजें देखते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो है एंटीजेंस जो है वो भी एक जैसी होना जरूरी है, और एंटीबॉडीज भी एक जैसा होना जरूरी है बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट्स। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें जो है ब्लड बैंकिंग में एंटीजन एंड एंटीबॉडीज जो है पढ़ना जरूरी है कि एंटीजेंस क्या होती हैं, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली एंटीजेंस के जो उनकी एंटीजेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो ये टॉपिक ब्लड बैंकिंग में जो है वो जरूरी होता है। आपने मैसेज किया था ग्रुप में? जी मैम। बट द सेम, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और मैं इन लोगों की ही अटेंडेंस मार्क करूंगी जो अभी है। ठीक है, फिर मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ जी, तो बेसिकली टुडेज टॉपिक इज अबाउट एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन जैसे कि जो है हम कायनात ने बताया था कि एनी सब्सटेंस which when introduced into the body stimulate the production of specific antibodies। ठीक है, तो उसको हम एंटीजन कहते हैं। This is a traditional definition since it had got some exceptions। ठीक है कि पोलियो वैक्सीन वो ऑरली एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, मतलब वो बाहर से एंटर नहीं होती, हम उसको खुद से इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में। It's also an example of antigen। Some antigens may not produce antibodies। ठीक है, कुछ एंटीजेंस जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को तो एक्टिवेट कर देती हैं, बट वो एंटीबॉडीज डेवलप नहीं कर पाती। तो एंटीजेंस बेसिकली जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकें और इसके साथ ही एंटीबॉडीज को भी प्रोड्यूस करें। These are the different terms that used for different antigens।
इम्यूनोजेंसिटी बेसिकली जो है इट्स इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, ठीक है, कि किस तरह का और किस इंटेंसिटी का इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में डेवलप हुआ है, इसको हम इम्यूनोजेंसिटी कहते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी, स्पेसिफिक रिएक्शन विद एंटीबॉडीज आर सेंसिटाइज सेल, ठीक है, मतलब एंटीजन का रिएक्शन जो होता है एंटीबॉडीज के साथ या फिर एक्टिवेटेड सेल्स के साथ, वो जो रिएक्शन होता है उसको हम इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी कहते हैं। Based on these functions, antigen is classified as, basically there are two types of antigens, complete antigens and partial antigens. अब complete antigens क्या है कि वो दोनों काम करती हैं, मतलब वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी करती हैं और स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स भी जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो वो कंप्लीट एंटीजेंस होंगे जो कि हमारे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में एंटर हों, फिर हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट करें और फिर एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करें। और पार्शियल एंटीजन या हेप्टेन जो है वो क्या होते हैं, इट्स अ स्पेसिफिक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस इनकेपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब वो इटसेल्फ, मतलब वो खुद से जब बॉडी में एंटर होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन वो खुद से जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करवा सकता जब तक कि वो एक प्रोटीन के साथ जो है वो कंबाइन नहीं होता। तो ऐसी एंटीजेंस को हम पार्शियल एंटीजन कहते हैं या फिर हेप्टेन भी कहा जाता है। So these are two different types of antigens. Structure of antigen. Smallest unit of antigenicity या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो एंटीजन के ऊपर होते हैं उसको एपिटोप कहते हैं। बेसिकली एंटीजन एक पूरा, जैसे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जाए बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया एक पूरा बैक्टीरिया होगा, लेकिन उसकी जो एंटीजेनिक साइट होगी वो स्पेसिफिक होगी, ना कि पूरा बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो एंटीजेनिक साइट होती है जो स्पेसिफिक होती है उसको हम एपिटोप कहते हैं। तो इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेंसिटी जो किसी भी एंटीजन में होता है उसको एपिटोप कहा जाता है। और ये एपिटोप में बेसिकली ये किसका जो है माइक ऑन है, अच्छा मैं अभी जरा इस स्क्रीन को देख रही हूँ, आप मुझे बताओ ये किसका ऑन था माइक, बेटा मैडम माइक शिराज किसका का। ऑन है? अरशद अली मैडम का। शिराज का ऑन है। उसको मैसेज करो अभी या कॉल करो कि ओके मैम, अपना लीव कर दे या फिर जो मर्जी करे, लेकिन यहाँ से चला जाए। ओके मैम। और ये एपिटोप जो होता है जो एंटीजन की स्पेसिफिक साइट होती है, इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज, ठीक है, या फिर वो मोनोसेक्टाइड रेसिड्यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारी एंटीजन कौन सी है, वो प्रोटीन से मिलके बनी है वो या फिर वो कोई शुगर है, ठीक है। तो वो तो ये एपिटोप जो है ये बेसिकली वो 4 to 5 अमीनो एसिड या फिर शुगर रेजिड्यूज से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो मतलब एंटीजन बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो उसका एपिटोप जो एंटीजेनिक साइट होती है वो छोटा सा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर, और उस स्ट्रक्चर को हम एपिटोप कहते हैं। इट possesses a specific chemical structure, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मतलब इस एपिटोप की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसकी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि मतलब स्पेसिफिक इसकी जो है स्ट्रक्चर होता है। कैपेबल ऑफ सेंसिटाइजिंग ऑफ एन इम्यूनोसाइट, ठीक है, मतलब कोई इम्यून सेल जैसे बी टी सेल जो है, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, इम्यूनोसाइट्स जितने भी सेल्स हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, उनको एक्टिवेट करने की कैपेबिलिटी रखता है एंटीजन या उसका जो एपिटोप साइट होती है। अब ये तो एपिटोप होगी जो कि एंटीजन के ऊपर होता है साइट। अब पैराटोप क्या होती है? पैराटोप बेसिकली इट्स एन एरिया ऑन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ऑन विच एपिटोप जो है बाइंड्स, ठीक है। तो जो एंटीबॉडी के ऊपर वो साइट होगी एक्टिविटी साइट, उसको पैराटोप कहा जाता है। और पैराटोप वो जगह होती है एंटीबॉडी के ऊपर जहाँ पे एंटीजन अटैच होती है बाय इट्स एपिटोप साइट, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? जी मैम।
यस मैम। ठीक है, तो ये जो एपिटोप और पैराटोप जब अटैच होते हैं तो ये स्पेसिफिक होते हैं। लॉक एंड की का आपको पता ही होगा मॉडल। तो ये एपिटोप भी स्पेसिफिक होते हैं और उनके जो एंटीबॉडी के साथ साइड पे पैराटोप होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं। इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी की जो कॉम्बिनेशन है, जो रिएक्शन है, वो बहुत स्पेसिफिक होता है। वो एक एंटीजन एक अपने ही अगेंस्ट एंटीबॉडी से रिएक्ट कर सकते हैं। वो कोई भी एंटीजन, मतलब एक पेशेंट को कोई अभी रीजन जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। ठीक है, तो वो कोरोना वायरस जो एंटीजन है वो उसके अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडीज के अलावा किसी और के साथ अटैच नहीं हो सकता। मतलब उसको कोई पेशेंट को टाइफाइड भी है, टाइफाइड के अगेंस्ट और तरह की एंटीबॉडीज बनेंगी। तो वो कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ कोरोना वायरस के अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडीज के साथ ही अटैच हो सकता है, किसी और बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडीज के साथ अटैच नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर, एपिटोप और पैराटोप, क्योंकि वो स्पेसिफिक होते हैं इसलिए वो स्पेसिफिक साइट पे ही अटैच हो सकते हैं। Depending on the ability to produce antibody formation, antigen are classified as, ठीक है, मतलब ये यहाँ तो टी सेल डिपेंडेंट हो सकते हैं, यहाँ पे टी सेल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। एक जो पहली क्लासिफिकेशन थी वो डिपेंडिंग ऑन इट्स के वो उसकी नेचर किस तरह की है, वो कंप्लीट एंटीजन है या फिर इनकम्प्लीट एंटीजन है। ये इसकी क्लासिफिकेशन इट्स कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज की बेस पे है। ठीक है, कुछ टी सेल डिपेंडेंट एंटीजेंस होती हैं, कुछ जो है टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजेंस होती हैं। टी सेल डिपेंडेंट एंटीजेंस क्या होती हैं? जो स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स एंटीजेंस होती हैं, क्योंकि ये मोर कॉम्प्लेक्स एंटीजेंस होते हैं कुछ, तो वो उनकी एंटीबॉडी, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए पहले टी सेल एक्टिवेट होते हैं, फिर एक्टिवेटेड टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करते हैं, फिर बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं और एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। ठीक है, तो कुछ एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने के लिए टी सेल की जो है एक्टिवेशन वो जरूरी होती है। तो उन एंटीजेंस को टी सेल डिपेंडेंट एंटीजेंस कहा जाता है। टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजेंस ये क्या होती हैं? जो सिंपल लिमिटेड नंबर्स ऑफ रिपीटिंग एपिटोप्स जो हैं, मतलब जो सिंपल सी जो एंटीजेंस होती हैं वो डायरेक्टली भी जो है उनकी एंटीबॉडीज जो हैं बी सेल से एक्टिवेट होती हैं और उनकी टी सेल एक्टिवेशन जरूरी नहीं होती, तो उनको टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजेंस कहा जाता है। Although antibody is produced by a B lymphocyte, but it require cooperation of T lymphocytes. Obviously आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से पढ़ा होगा ये सिस्टम कि किस तरह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में। जी मैम, पढ़ा हुआ। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले टी सेल ही एक्टिवेट होते हैं, टी एक्टिवेटेड टी सेल फिर बी सेल्स को वो एक्टिव करते हैं, फिर बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं और फिर एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। तो टी सेल की एक्टिवेशन भी जरूरी होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन, एंटीजन की बेसिकली स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उसकी एंटीजेंसिटी को डिफाइन करती हैं। एंटीजेंसिटी अब क्या होती है कि मतलब वो कितना इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगा हमारी बॉडी में। तो इसका साइज, एंटीजन का साइज जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसकी एंटीजेंसिटी में। वो किस तरह से? Antigenicity is related to molecular size. Larger molecules are highly antigenic, whereas haptens are low molecular weight having low antigenicity. ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा साइज, बड़े साइज की एंटीजन होगी उतना ही उसकी एंटीजेनिसिटी ज्यादा होगी, और जितने कम जो है वेट की होगी, मॉलिक्यूलर वेट की, उतनी ही कम एंटीजेनिसिटी होगी। केमिकल नेचर, केमिकल नेचर से क्या मुराद है कि एंटीजन जो है जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे उतनी ही वो ज़्यादा एंटीजेनिक होंगे, और जितने सिंपल और एक ही तरह के जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए एंटीजन होंगे वो इतनी ही कम एंटीजेंसिटी होगी। ये एंटीजेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब अमाइनो एसिड्स, फिर मोनोसेक्राइड्स, देन लिपिड्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इस तरह से इसकी केमिकल नेचर जो है वेरी करता है। मतलब अमाइनो एसिड सिंपल सी जो है वो होती है प्रोटीन्स,
सिंपल एंटीजन्स होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। उसके बाद मोनोसेक्टाइड आते हैं, स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स। फिर लिपिड्स जो हैं उसे मोर स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स हैं, केमिकल नेचर। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। तो ये केमिकल नेचर भी जो है वो डिपेंड करती है एंटीजेंसिटी। फॉरेननेस, फॉरेननेस बेसिकली जो है आपको मतलब मोस्टली सब्सटेंसेस जो होती हैं वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं होती हैं, वो बाहर से होती हैं या किसी और स्पीशी की हमारी बॉडी के अंदर आती हैं। तो वो इस एंटीजन की इस करेक्टरिस्टिक को फॉरेननेस कहते हैं कि एंटीजन का फॉरेननेस होना जो है वो ज़रूरी होता है। दिस टर्म इज डिस्क्राइब्ड बाय एरलिच। Normal body contain numerous antigens or antigen producing substances which may not produce antibodies. But introduction of this into other body produce immune response. ठीक है, मतलब अब एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, अगर उसको बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लग जाएगा तो वो उस पर्सन की बॉडी में तो बी पॉजिटिव वाले में तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, लेकिन जब ए पॉजिटिव वाले को दे दिया जाएगा तो वो उसके अगेंस्ट फिर एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो जब हमारी बॉडी के अलावा अगर कोई एंटीजन या कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में आती है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव करती है तो एंटीजन है, और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक फॉरेननेस है। This response is directly related to degree of foreignness. Antigen from same species show less antigenicity than others. Antigenic specificity. Chemical nature of antigen makes it different from others. ठीक है, हर एक के एंटीजन की केमिकल नेचर जो है कुछ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, कुछ लिपिड्स फॉर्म में है, कुछ जो है वो शुगर से मिलकर बनी हुई है, कुछ मतलब हर एक की एक डिफरेंट केमिकल नेचर है जो उसको स्पेसिफिक बनाती है। स्पीशीज स्पेसिफिसिटी, all individuals contain जो स्पीशीज स्पेसिफिक एंटीजेंस। दिस इज मतलब हम जैसे मैमल्स हैं, इनमें भी एक स्पीशीज स्पेसिफिक एंटीजन होती है, ठीक है, जो हर मैमल के अंदर होगी। इसी तरह से डिफरेंट और भी फैमिली है, जैसे इक्वाइन है और जिसमें हॉर्सेस वगैरह आते हैं, उनकी एक डिफरेंट स्पीशी जो है उसकी एंटीजन उनके अंदर होगी, मतलब जो हर एक स्पीशी के सारे एनिमल्स के अंदर होगी। तो स्पीशीज स्पेसिफिसिटी एंटीजेंस भी होती हैं। All individuals contain species specific antigens. This has been used in tracing evolutionary relationship. ठीक है, मतलब हमारा पीछे से क्या, हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस किस तरह से, इस सारे को जो हम रिलेट करते हैं एक दूसरे से, वो इस स्पीशीज स्पेसिफिसिटी की वजह से करते हैं। Example, an individual sensitive to horse serum will be sensitive to other equine. Equine एक पूरी फैमिली है जिसमें horses और बाकी एनिमल्स आते हैं, but not with bovine. Bovine क्या होते हैं, cows वगैरह जिसमें आती हैं, ठीक है। तो अगर कोई horses के सीरम से जो है वो सेंसिटिव है तो वो पूरी इक्वाइन फैमिली के जो सीरम होगा उस सब सेंसिटिव होगा, लेकिन जो दूसरी स्पीशी है बोवाइन जो है वो उसका और हिसाब होगा। आइसोस्पेसिफिसिटी, एंटीजेंस फाउंड इन द सम बट नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीशीज। ठीक है, मतलब कुछ एंटीजेंस होती हैं जो पूरी स्पीशीज में नहीं होती, कुछ उसके मेंबर्स में होती हैं। लाइक ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन दिस, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन दिस जेनेटिकली डिटरमिन्ड। ठीक है, मतलब किसी में ए पॉजिटिव है, किसी में बी पॉजिटिव है, किसी में ओ बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, किसी में ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है या कुछ भी। ठीक है, तो ये आइसोस्पेसिफिसिटी है, मतलब सारे मेंबर्स में नहीं होती, सब में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ऑटोस्पेसिफिसिटी, sometimes autologous antigens start showing antigenicity. इसके एग्जांपल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटोस्पेसिफिसिटी मतलब अपनी बॉडी के अगेंस्ट जो है इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का आपको पता होगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? मैम, जब हमारे बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन या पार्ट पे अटैक करना शुरू कर देता है तो उसको ऑटोइम्यून डिजीज हाँ, जब ये भी हमारा सही है। इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है। नहीं, हाइपर एक्टिवेशन का इसमें नहीं आता। इसमें बेसिकली आता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की अपनी ही एंटीजेंस के अगेंस्ट
जो है वो वर्क करना अपनी स्टार्ट ही कर देते एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज और इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर देता है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ऑटो मीन सेल्फ, ठीक है। तो ऑटो स्पेसिफिसिटी की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब नेक्स्ट एंटीबॉडी, व्हाट इज एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज बेसिकली आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स या इसको ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। Immunoglobulin molecule formed by the immune system in response to an antigenic stimulus. It's found in blood, bodily secretions, or on mucous surfaces. It's bind to the specific antigens responsible for its production, thereby inactivating it. ठीक है, मतलब जो है वो उन एंटीजेंस के अगेंस्ट ही रिएक्ट करता है जो उनको जिसने उनको प्रोड्यूस किया हो, और उनको इनएक्टिवेट करते हैं। All antibodies are immunoglobulins, but all immunoglobulins are not antibodies. क्योंकि immunoglobulins की और टाइप भी होती हैं, like alpha immunoglobulins, beta immunoglobulins, वो और ये जो antibodies हैं वो immunoglobulins होती हैं सारी की सारी। Constitute of the gamma globulin, ठीक है, मतलब अब जो एंटीबॉडीज हैं वो हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लेकिन आगे उसकी जो टाइप है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स 3 तरह की होती हैं, अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स। तो जो एंटीबॉडीज हैं वो गामा ग्लोबुलिन पोर्शन में आती हैं, ब्लड प्रोटीन्स, और टोटल ब्लड जो प्रोटीन सीरम प्रोटीन है उसके 20 to 25% जो है वो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं। Antibodies are soluble proteins created by activated B cells and plasma cells in response to an cell and plasma cells in response to an antigen. Antibodies are capable of binding specifically with an antigen. Antibody structure के इसका structure क्या होता है? Structure वैसे इसका basic structure क्या होता है antibodies का? मैम ये वाई शेप्ड होता है और इसमें हैवी चेन्स होती हैं और लाइट चेन्स होती हैं। हाँ जी, 4 बेसिकली इसमें 4 चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स, और वाई शेप की फॉर्म में जो है ये इसका स्ट्रक्चर होता है। So antibodies consist of 4 looping polypeptide chains linked together with the disulfide bonds, और ये जो सारी होती हैं ये एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ अटैच होती हैं। 2 identical heavy chains and 2 identical light chains. The 4 chains bound together form an antibody monomer. ठीक है, मतलब एंटीबॉडी का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं। Each chain has a variable region at one end and a constant region at the other end. जो जितनी भी हैवी और लाइट चेन्स होती हैं हर चेन के अंदर एक वेरिएबल रीजन होता है। वेरिएबल रीजन का क्या मतलब होता है? मैम जिसका स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी फॉर एग्जांपल जैसे हम हीमोग्लोबिन की चेन्स होती थी उसमें अल्फा बीटा गामा चेन्स होती थी तो वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो एक चेन होती है वो कांस्टेंट होती है, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर हर चेंज चेन नहीं जितनी होता। भी फोर चेन्स है ना इसमें, तो 4 चेन्स में ही एक वेरिएबल पार्ट होगा, एक कांस्टेंट पार्ट होगा। अब वेरिएबल पार्ट का क्या मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है बाकी सारी एंटीजन से या एंटीबॉडी से। ठीक है, मतलब अगर वो एक एक वो किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई है, लाइक वो हेपेटाइटिस में डेवलप हुई है, तो उनका वेरिएबल पार्ट जो है वो स्पेसिफिक होगा टू द हेपेटाइटिस एंटीजन। ठीक है, अब वो एंटीबॉडीज जो हैं वो किसी और एंटीजन के साथ अटैच नहीं हो सकती क्योंकि वो स्पेसिफिक है फॉर द हेपेटाइटिस। और ये वेरिएबल, ये स्पेसिफिसिटी जो है बेसिकली ये जो है इनकी वेरिएबल रीजन से की होती है, और बाकी जो इनका एक पार्ट होता है वो कांस्टेंट होता है जो सारी एंटीबॉडीज में सेम होता है। वेरिएबल रीजन्स ऑफ द हेवी एंड लाइट चेन्स कंबाइन टू फॉर्म द एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट को क्या कहते हैं एंटीबॉडी के ऊपर? मैम पैराटोप। हाँ जी, पैराटॉप। ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है। तो जो 2 बड़ी चेन्स हैं वो हैवी चेन्स हैं, 2 छोटी वाली जो है वो लाइट चेन्स हैं। अब इन चारों में आप देखो तो
दो पार्ट्स हैं, ठीक है, एक वेरिएबल रीजन है, एक सीएल जो है वो कांस्टेंट रीजन है। इन सब का जो है वेरिएबल रीजन चेंज होता है और कांस्टेंट रीजन सब में जो है वो सेम ही रहता है। और ये जो वेरिएबल रीजन होता है बेसिकली ये पैराटॉप होता है जहाँ पे एंटीजेंस जो है वो अटैच होती हैं। बाकी जो इसका कांस्टेंट पार्ट होता है वो एक जैसा फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होता है। मतलब एंटीबॉडीज जो है एंटीजन एपिटोप के थ्रू या एंटीजन बाइंडिंग साइट के थ्रू एंटीजन के साथ अटैच होंगी और जो पिछला कांस्टेंट पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा या फिर अदर मैक्रोफेजेस बाइंडिंग साइट जो है ये वो ऐसे वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है और ये दोनों चेन्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होती हैं और ये जहाँ पे जो है ये अटैच हो रही हैं और वाई शेप आ रही है इनकी, इसको हिंज रीजन कहा जाता है। Antibodies responding to different antigens have different variable regions. C region or constant region, the kappa lambda unit is the same for all antibodies in a given class. C region forms the stem of the Y-shaped antibody and serve common functions in all antibodies. Based on physiochemical and antigenic differences, antibodies are classified as IgG, IgA, IgM, IgD और IgE. ठीक है, अब IgG जो है इसके डिफरेंट आगे वेरिएबल्स हैं, उसमें IgG1 है, IgG2 है, IgG3 एंड IgG4. IgA जो है उसके भी दो वेरिएबल्स हैं, सीरम IgA उसको कहा जाता है और स्क्रीटरी IgA या फिर IgA1 और IgA2. बाकी सबकी एक ही फॉर्म है IgM, IgD और IgA और ये इनका स्ट्रक्चर भी शो हो रहा है। IgG है वो उसमें एक ही मोनोमेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब उसका एक ही स्ट्रक्चर है। जो IgA है वो डायमेरिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डायमेरिक मतलब दो जो है उसके स्ट्रक्चर में दो मोनोमेरिक सब यूनिट्स मिलके उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। IgM जो है इसका स्ट्रक्चर पेंटामेरिक होता है, 5 यूनिट्स मिलके इसका स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। और फिर IgD और IgE ये दोनों जो है ये मोनोमेरिक है। IgG बेसिकली जो है ये मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन है। 80% ऑफ टोटल जो हमारी बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडीज हैं वो उनका 80% जो है वो IgG होती है। It's distributed equally in intravascular and extravascular compartments. Half-life of IgG is 25 days. उसके बाद ये जो है बॉडी से खत्म हो जाती हैं किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। It's raised in chronic diseases like कालाजार, chronic malaria और myeloma, ये जितनी भी chronic diseases हैं उनमें डेवलप होती है। नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन 8 to 16 मिलीग्राम पर ml जो है नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन है। इसके अलावा ये ओनली मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, ठीक है। ड्यूरिंग द गेस्टेशनल पीरियड यही IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि फीचर्स को जो है प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं। Only maternal immunoglobulin normally transported across the placenta and provide natural passive immunity in the newborn, not synthesized by the fetus at that time. The function of IgG जो basic function है इसके general purpose antibody उसमें क्या क्या आते हैं, immunological reactions such as complement fixation, precipitation and neutralization of toxins and viruses, protective against infectious agents, active in blood and tissues and enhance their phagocytosis. Phagocytosis क्या होती है? मैम जब ना किसी फॉरेन पार्टिकल कोई ऑर्गेनिज्म को जो बॉडी सेल होता है वो स्वेलो करके मतलब अपनी एक वैक्यूल के फॉर्म में रख लेता है या जिसको हम कहते हैं फैगोसोम्स होते हैं उनकी फॉर्म। दोबारा से बताना, जरा रिपीट करना, या अगर कोई और कर सकता है तो इसको फेगोसाइटोसिस के टर्म को बताओ जरा मुझे। उसको इंक्लोरेसेंस
ऑरेंज पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं, कोई एंटीजन होती है, उनकी जो इंगल्फमेंट होती है बाय द इम्यून सेल्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस फॉर एग्जांपल उनको इंगल्फ कर लेते हैं, उस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। प्रोसेस को जो है फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो आईजीजी बेसिकली जो है वो फेगोसाइटोसिस में हेल्प कराती है। वो किस तरह से, तो ये एंटीजन के ऊपर अटैच हो जाती है और फिर जो है वो डिफरेंट जो हमारे सेल्स हैं, जो फेगोसिटिक सेल्स हैं, वो फिर इजीली जो है उन एंटीजन्स को इनगल्फ कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इसके बेसिक फंक्शंस हैं आईजीजी के। नेक्स्ट जो हम एंटीबॉडी पढ़ेंगे वो है आईजीए। IgA basically is the second most abundant class. It's total comprises of 10 to 13% of serum immunoglobulins. नॉर्मल सीरम लेवल जो है इसका वो 0.6 to 4.2 मिलीग्राम पर ml होता है और इसका हाफ लाइफ जो है, इसकी हाफ लाइफ वो 6 to 8 डेज है, जबकि IgG की जो थी कितने दिन थी हाफ लाइफ? 25 days. 25 डेज। इट्स फाउंड इन क्लोस्ट्रम, सलाइवा एंड टीयर्स, मतलब जितने भी जो हमारे बॉडी में सिक्रीशंस हैं उनके अंदर पाई जाती है। इट अकर्स इन टू फॉर्म्स, सीरम आईजी, प्रिंसिपली जो सीरम में पाई जाती है सीरम आईजी टाइप है, उसका स्ट्रक्चर मोनोमेरिक होता है, मतलब उसके अंदर एक ही यूनिट होता है, जबकि जो सिक्रीटरी आईजीए है वो जो है 2 मोनोमेरिक यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर बाय जे चेन, ठीक है, एक एक्स्ट्रा चेन उनमें होती है, और इसका सिक्रीटरी आईजीए जो है वो डायमेरिक होती है। ये इस तरह से ये सिक्रीटरी आईजीए का स्ट्रक्चर दिखाया है, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा जे चेन होती है जिसके थ्रू ये दो इसके मोनोमेरिक स्ट्रक्चर यूनिट्स जो है मिलके इसका डायमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। Larger molecule than serum IgA, it contain another glycine-rich polypeptide, जिसको J chain कहा गया है, secretory component, secretory piece, इसको secretory piece भी कहा जाता है, protects from denaturation by bacterial proteases to intestinal mucosa, तो मतलब ये intestinal mucosa के साथ और secretions के अंदर अटैच होती है और ये mucosa को प्रोटेक्ट करती है from the bacterial proteases। proteases क्या होते हैं? हाँ जी, कोई बताएगा प्रोटीएसिस क्या होता है? मैम वो एंजाइम्स जो प्रोटीन्स के लिसिस करते हैं, हाँ जी, जो ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन करते हैं उनको प्रोटीएसिस कहा जाता है। Local immune functions of IgA, it provide local immunity against respiratory and intestinal pathogens, activate the alternative complement pathway, it promotes phagocytosis and intracellular killing जो है वो इसमें हेल्प करती है। Now it's the turn to IgM. IgM basically 5 to 8% of serum immunoglobulins है। नॉर्मल लेवल जो इसका है 0.5 to 2 मिलीग्राम पर ml है। हाफ लाइफ जो इसकी है वो 5 डेज। पॉलीमर ऑफ द 5 पॉलीपेप्टाइड जॉइंड बाय जे चेन्स, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आईजीएम का? मैम पेंटामर। हाँ जी, पेंटामेरिक इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इसमें 5 यूनिट्स मिलके और ये भी जे चेन के थ्रू ही ज्वाइन होंगे तो इसकी पेंटामेरिक फॉर्म बनाएंगे। मोस्ट ऑफ आईजीएम इज इंट्रावेस्कुलर 80%, phylogenetically oldest immunoglobulin class, earliest immunoglobulin synthesized by fetus 20 weeks of age. It's not transported across the placenta. Presence of IgM in fetus newborn, उसमें वो syphilis की वजह से हो सकता है, rubella, HIV infections and toxoplasmosis. It's relatively short-lived, hence its serum demonstration indicate acute infections. ठीक है, मतलब IgM और IgG का मतलब हम दो तरह से इनको जब आइडेंटिफाई करते हैं, तो IgM अगर पॉजिटिव हो, IgM एंटीबॉडीज हो, तो इसका मतलब होता है वो एक्यूट इन्फेक्शन है,
क्योंकि ये आफ्टर ऑलमोस्ट 2 to 3 या 1 वीक के बाद ये खत्म हो जाती है और आईजीजी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम आईजीएम हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो वो शो करता है कि हमारी बॉडी में एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा है। अगर आईजीएम नहीं डिटेक्ट हो रही, आईजीजी डिटेक्ट हो रही है उसके अगेंस्ट, तो वो बताता है कि ये एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है। नाउ आईजीडी का स्ट्रक्चर जो है वो आईजीजी से रिजेंबल करते हैं। इट्स सीरम कंसंट्रेशन इज 3 मिलीग्राम पर 100 ml, मोस्टली इंट्रावेस्कुलर होते हैं। हाफ लाइफ जो इसकी है 3 days है। Its recognition receptor for antigen on B lymphocytes as that of IgM. ठीक है, मतलब ये B lymphocyte जो है उसके साथ अटैच हो सकता है। Also it causes stimulation of the B cells, activation and cloning to produce antibody or suppression. दोनों में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी और फिर उनकी suppression में भी। Now IgE half-life is 2 days. It resembles IgG structurally, ठीक है, क्योंकि monomeric structure है इसका भी। Affinity for the surface of tissue cells, mast cells of same species, ठीक है, मतलब ये सरफेस जो है सरफेस टिश्यू सेल्स हैं उनके साथ अटैच होता है। इसके अलावा मास्ट सेल्स में भी अटैच होता है। अब क्योंकि ये मास्ट सेल्स के साथ अटैच है तो इस वजह से ये जितने भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं बेसिकली नॉर्मली इसकी अमाउंट जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एंटीबॉडीज वो IgE होगी। It doesn't pass placental barrier or fixed complement. It's extravascular in distribution. There is very trace serum level in normal condition, but elevated in atopic allergies like asthma, hay fever, asthma, जितने भी allergic reactions हैं उनमें IgE raise होती है। Intestinal parasitic infection उनमें भी raise होती है। IgE chiefly produced in the lining of respiratory and intestinal tracts. It produces anaphylactic type of hypersensitivity. ठीक है, ये बेसिकली एनाफाइलेक्टिक टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी है क्योंकि ये जो है अब्रूप्ट और एक्यूट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब एलर्जिक रिएक्शन कैसे होते हैं, मतलब हमने कोई चीज़ खाई है जिससे हम एलर्जिक हैं तो वो फौरन से 1-2 घंटे के बाद एकदम से अब्रूप्ट और एक्यूट इन्फेक्शन जो बहुत सीवियर रिएक्शन होते हैं, ठीक है, तो सीवियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी करते हैं बेसिकली इम्यून सिस्टम की। Protection against pathogen by mast cells degranulation and release of inflammatory mediators. Its defense in helminth infection. ठीक है, हेलमिन्स जो है ये पैरासाइट्स की एक टाइप है तो उनके इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इन समरी जो है वो इन जनरल एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट्स बाय आईजीजी जो है वो बॉडी फ्लूइड्स में होती है मोस्टली, आईजीए बॉडी सरफेस के ऊपर, आईजीएम ब्लड स्ट्रीम, IgD recognition molecule on the surface of B lymphocytes, IgE जो है mediate antigenic hypersensitivity. Now it's reaction about antigen antibody reaction. यहाँ तक अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो आप। अभी बेटे यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ लो। नो मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की तरफ आते हैं कि वो किस तरह के होते हैं। अब 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी, एक तो जो हमारे नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, एक जो हम लैब में करवा रहे हैं। तो लैब में बेसिकली हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन बॉडी it forms the basis of antibody mediated immunity against infectious diseases, tissue injury like hypersensitivity and autoimmunity। मतलब जितनी भी तरह के इम्यून डिसऑर्डर रिएक्शंस हो रहे हैं वो बॉडी के अंदर भी हो रहे हैं और इन द लैब सीरोलॉजिकल रिएक्शंस। और ये हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, जो हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराते हैं वो हमें हेल्प कर रहे होते हैं इन द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिसीजेस, identification of different infectious agents and differentiation from other agents।
और क्वांटिफिकेशन ऑफ एंटीजेंस और एंटीबॉडीज, ठीक है, मतलब कि कितनी क्वांटिटी में है उनकी डायग्नोसिस में हेल्प कर सकती है, या फिर जो है एक एंटीजन और दूसरे एंटीजन की डिफरेंशिएशन में भी हेल्प कर सकते हैं। अब इनके जो फेजेस होते हैं, बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन जो होता है वो डिफरेंट फेजेस में हम उसको डिवाइड करते हैं, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एंड टर्शियरी स्टेज। अब प्राइमरी स्टेज क्या होती है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी अभी फर्स्ट टाइम एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब वो बहुत हाई इंटेंसिटी का रिएक्शन नहीं होता, ये रिवर्सिबल होता है, मतलब ये चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज जो होती है, इनिशियल इंटरेक्शन विदाउट एनी विजिबल इफेक्ट occurs very rapidly, obeys the laws of chemistry, और ये रिवर्सिबल होता है, can be represented by estimating free and bound antibodies. Physical and chemical methods include markers like radioiso फ्लोरेसेंट डायज हम यूज कर सकते हैं इस स्टेज पे इसको चेक करने के लिए। सेकेंडरी स्टेजेस क्या होती है, डिमॉन्स्ट्रेशन का इवेंट्स लाइक जिसमें उनका प्रॉपर रिएक्शन हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो गई है, एग्लूटिनेशन, lysis of cell है, neutralization of toxins and other biological active antigens of injurious antigens, and tissue damage including humoral immunity fixation, immobilization of motile organism. Immobilization क्या होती है, हाँ जी बेटा, immobilization क्या होता है? मैम कोई मूवमेंट ना होना हाँ जी, इमोबिलाइजेशन का मतलब मतलब तो ये है। अगर कोई हाँ जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई मोबाइल है, मतलब वो मूव कर रहे हैं हमारी बॉडी में, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब होता है तो वो उसको एक साइड पे बाउंड कर देती है, मतलब वो एक वॉल से बना लेती है उनके सराउंडिंग में, और इस तरह से उनको इमोबिलाइज कर देती है। एनहांसमेंट ऑफ फेगोसाइटोसिस में हेल्प करती है। टर्शियरी स्टेज जो होती है वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंजूरियस एंटीजेंस एंड टिश्यू डैमेज इंक्लूडिंग ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी का पता है आपको क्या होता है? एक सेलुलर इम्यूनिटी होती है ना, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, बट इस ह्यूमरल इम्यूनिटी मैम बी सेल जिसमें and होते B हैं। lymphocytes. ह्यूमरल इम्यूनिटी बेटा जिसमें सिक्रीशंस, जो सिक्रीशंस के का रिएक्शन आते हैं ना, उनको कहते हैं, जैसे इंटरल्यूकेंस, डिफरेंट कीमोकाइंस, इसके अलावा जो आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये सारे रिस्पॉन्सेज जो होते हैं ये ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है। और सेलुलर रिस्पॉन्स होते हैं उसमें सेल्स आते हैं, लाइक आपके न्यूक्लियोफिल्स हैं, आपके जो है बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं। इसके अलावा एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो भी ह्यूमरल रिस्पॉन्स में आता है। अब ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, उसकी रीजन मैंने बताई है क्योंकि उनके ऊपर स्पेसिफिक साइट्स होती हैं बाइंडिंग के लिए, एपिटोप और पैराटोप, इसलिए वो एक दूसरे के साथ ये बनी हुई एंटीबॉडीज के साथ ही अटैच हो सकती है, किसी और एंटीबॉडीज के साथ नहीं। एंटीजन combines only with its homologous antibodies. Sometimes cross-reactivity may occur due to antigenic similarity. Completeness: entire molecule react and not fragments. No denaturation of antigens or antibodies. Combination occur on the surface. The reaction is firm but reversible. Reversible भी हो सकता है। Varying proportion जो है मतलब अगर एंटीजन की डिफरेंट कंसंट्रेशन और एंटीबॉडी की डिफरेंट कंसंट्रेशन भी हो सकती है बॉडी में और लैब में भी। बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर मल्टीवेलेंट। एंटीजन है वैलेंसीज अप टू 100, ठीक है, मतलब एंटीजन जो है मोस्टली उन मल्टीवेलेंट होती हैं, उनकी बहुत सारी बाइंडिंग साइट्स होती है, ठीक है, मतलब अगर जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंटीजन होगी उतनी ज्यादा उसके ऊपर बाइंडिंग साइट्स या फिर एपिटोप्स होंगे, 100 तक जो है वो हो सकती है। लेकिन जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बेसिकली मोस्टली बायोवेलेंट होती हैं, क्योंकि एक मोनोमेरिक स्ट्रक्चर में जो है अगर आपको याद हो तो वाई शेप का होता है, ठीक है, तो उसके दोनों एजेस जो हैं वो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं। तो इस तरह एक मोनोमेरिक यूनिट के अंदर दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है।
तो मोस्टली एंटीबॉडीज की 2 बाइंडिंग साइट होती हैं, लेकिन अब आईजीएम का स्ट्रक्चर चेंज है, वो क्या है, पेंटामेरिक होता है, मतलब उसमें 5 यूनिट्स मिलके जो है उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसलिए उसकी 10 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो एंटीबॉडीज की बाइंडिंग साइट्स कम होती हैं एज कम्पेयर टू एंटीजेंस। ये डिफरेंट रिएक्शंस कौन-कौन से में हेल्प कराते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज, जो रिएक्शन है वो अग्लूटिनेशन करा सकते हैं, ऑप्सोनाइजेशन करवा सकता है, ऑप्सोनाइजेशन या फेगोसाइटोसिस, न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है, या फिर एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से इंफ्लेमेशन का प्रोसेस होता है, एंटीजन एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब ये सारे रिएक्शंस जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के थ्रू हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। इनकी डिटेल आप लोग पढ़ लेना एक दफा। नाउ व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? हमारे पास मोस्टली 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं जो हम लैब में विजिबल टेस्ट करते हैं। एक होते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक होते हैं अग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आपने कभी देखी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और अग्लूटिनेशन रिएक्शन? हाँ जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, अगर किसी को पता है तो, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कैसे होते हैं और अग्लूटिनेशन रिएक्शंस कैसे होते हैं? हाँ जी बेटा, किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड अग्लूटिनेशन रिएक्शंस? मैम डिफरेंस तो नहीं पता, बस प्रेसिपिटेशन हमने फिल्ट्रेशन में पढ़ा है कि जो हमारे पास प्रेसिपिटेट फिल्टर पेपर पे रह जाता था, जो इंसोल्युबल चीजें होती थी, बाकी इनका डिफरेंस नहीं पता। और अग्लूटिनेशन क्या होती है? उसमें एंटीबॉडीज होती हैं। हम्म, इन दोनों में एंटीबॉडीज हो सकती हैं। मैम एग्लूटिनेशन में तो डिफिब्रिलेशन हो जाती है ना हमारे पास ब्लड सेल्स की। फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं उसमें। यस मैम। Precipitation reaction basically जब when a soluble antigen combines with its antibody, ठीक है, soluble antigen जो कि बॉडी में soluble फॉर्म में थी, particulated फॉर्म में नहीं थी, पार्टिकल फॉर्म में नहीं थी, ठीक है, जब एक soluble antigen एंटीबॉडी के साथ अटैच होती है at a suitable temperature and pH, it forms insoluble precipitates. जैसे आप चीनी या नमक वो उसमें डालते हैं पानी में और उसके वो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन समटाइम्स उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेट्स होते हैं। इट ईदर सेटल डाउन, सेडिमेंटेशन भी कहा जाता है इसको, या सस्पेंडेड एज फ्लॉक्यूल्स, फ्लॉक्यूलेशन, या सस्पेंड ही रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एंटीजन एंटीबॉडी रेशियो। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि इसमें सॉल्युबल एंटीजन होती है और जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है उसमें पार्टिकुलेटेड एंटीजन होती है जो कि एंटीबॉडीज के साथ अटैच होती है, इसलिए उसमें प्रॉपर पार्टिकुलेट से बनना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे सॉल्युबल एंटीजन है प्रेसिपिटेट, इसलिए यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। Based on the antigen-antibody ratio, the precipitation reaction can be classified in 3 zones. ठीक है, प्रोजोन जोन कहा जाता है इसको, जोन ऑफ इक्विवेलेंस, या फिर पोस्ट जोन। प्रोजोन क्या होता है? प्रोजोन फिनोमेना इज अ फॉल्स नेगेटिव रिस्पांस रिजल्टिंग फ्रॉम हाई एंटीबॉडी टाइटर। जब एंटीबॉडी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो और एंटीजन कम हो तो तब भी रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगा, और इस फिनोमेना को हम प्रोजोन फिनोमेना कहते हैं। अब जोन ऑफ इक्विवेलेंस क्या है? ये मतलब जो प्रोपोर्शन है एंटीजन और एंटीबॉडी का ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसकी वजह से उनका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग होता है जोन और इक्विवेलेंस में। पोस्ट जोन क्या होता है? जिसमें एंटीजन एक्सेस फॉर्म में होती है और एंटीबॉडीज जो है वो कम होती है, इसमें भी जो है रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगा, वीक होगा, लाइक दिस। ठीक है, एंटीबॉडी एक्सेस या फिर प्रोजोन।
फर्स्ट वन जो है ये प्रोजोन को शो कर रहा है जिसमें एंटीबॉडीज ज्यादा है, एंटीजन कम है। इस तरह से इसमें भी प्रॉपर रिएक्शन नहीं हो रहा। जोन ऑफ इक्विवेलेंस जिसमें प्रॉपर उनका जो प्रोपोर्शन एंटीजन्स और एंटीबॉडीज वो सेम है। और पोस्ट जोन जो होता है इसमें एंटीजन्स बहुत ज्यादा होती है और एंटीबॉडीज कम होती हैं, तो इसमें भी रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगा। यूसेज या एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? इट्स यूज्ड इन डिफरेंट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट, सेंसिटिव इन द डिटेक्शन ऑफ एंटीजेंस। हम इसके थ्रू एंटीजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं एज लिटिल एज 1 माइक्रोग्राम ऑफ प्रोटीन। फोरेंसिक एप्लीकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए हम कर सकते हैं, लेस सेंसिटिव फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। मतलब ये एंटीजन डिटेक्शन के लिए मोस्टली यूज होता है। Now it's the turn for agglutination reaction. अब agglutination reaction क्या होता है? Basically, when a particulated antigen is mixed with its antibody at a suitable temperature and pH, the particles are agglutinated. It's more sensitive for antibodies detection. Same zonal principle applies for agglutination as that of precipitation. ठीक है, मतलब जो हमने zonal principles पढ़े हैं कि प्रोजोन, जोन ऑफ इक्विवेलेंस और पोजोन, वो इसमें भी उसी तरह से होगा कि मतलब अगर एंटीबॉडी ज्यादा है तब भी रिएक्शन नहीं होगा, अगर दोनों सेम है तब प्रॉपर रिएक्शन होगा, अगर एंटीजेंस बहुत ज्यादा हो और एंटीबॉडीज कम हो तो तब भी प्रॉपर रिएक्शन नहीं होगा। इनकम्प्लीट और मोनोवेलेंट एंटीबॉडीज डोंट कॉज अग्लूटिनेशन। ठीक है, इन जो अग्लूटिनेशन है मोस्टली डायमेरिक या फिर पेंटामेरिक जो कि आईजीएम है वो कर सकती है। जो मोनोमेरिक है वो मोस्टली अग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं कॉज कर सकती। Positive reaction is shown by clumping together of particles. There are various applications for agglutination reactions, like हम इनको slide agglutination में use कर सकते हैं। जितनी भी टेक्निक्स हैं बेसिकली ये रिएक्शन बेस्ड होती है ना हमारी, हम जो टेस्ट कर रहे होते हैं लैब में रिएक्शन कार्ड या किसी के ऊपर भी एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो या तो प्रेसिपिटेशन टेक्निक हो सकती है या फिर अग्लूटिनेशन टेक्निक हो सकती है। ठीक है, तो इस टेक्निक को हम स्लाइड अग्लूटिनेशन के लिए चेक कर सकते हैं, ट्यूब अग्लूटिनेशन टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं जो कि यूज होती है विडॉल टेस्टिंग के लिए, जो कि टाइफाइड के लिए होते हैं, पॉल बनल टेस्ट, मोनोन्यूक्लियोसिस काज पे ईबीवी, कोल्ड अग्लूटिनेशन टेस्ट या माइकोप्लाज्मा निमोनिया, या फिर हम एंटीग्लोबुलिन टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं जिसको कूम्स टेस्ट भी कहा जाता है जो हम इसमें पढ़ेंगे भी, या फिर आरएच एंटीबॉडी की डिटेक्शन के लिए। पैसिव ग्लूटिनेशन टेस्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, मतलब आपने बॉडी में एंटीबॉडीज को चेक करना है जिसके हमारी बॉडी में ये एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है, तो उसमें आप क्या करोगे कि हम एक कमर्शियली प्रिपेयर्ड एंटीजन लेते हैं। अब वो किस तरह से लेंगे, कोई भी पार्टिकल लिया जाता है और उसमें नोन एंटीजन्स को अटैच किया जाता है और ये हम कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं। फिर पेशेंट का सीरम जिसमें हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना होता है उसके साथ वो कमर्शियली प्रिपेयर्ड एंटीजन्स को रिएक्ट करते हैं। अगर एंटीबॉडीज होंगी पेशेंट के सीरम में तो एंटीजन्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और फिर रिएक्शन होगा उनका तो वो विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। Complement fixation. Complement takes part in many immunological reactions. In the presence of antibodies, complement जो है किस चीज में help करता है? It lyses and kills erythrocytes and bacteria, immobilize motile organism, it promotes phagocytosis and immune adherence. It also causes hypersensitivity. The ability of antigen antibody complexes to fix complement is made use of the complement fixation test. ठीक है, मतलब complement fixation testing जो है एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, तो फिर वो जो रिएक्शन होता है उसका जो रेजिड्यूज हैं वो कम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करते हैं। फिर जो कम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स हमने पढ़ी थी, कम्प्लीमेंट एक बेसिकली प्रोटीन कैस्केड है। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो एक्टिवेट होती हैं और उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनके वो भी उनके साथ अटैच हो जाते हैं और वहां पे फिर जो भी एंटीजन होगी उसको न्यूट्रलाइज करते हैं।
टेस्टेड बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। कौन से हम यूज करते हैं लैब्स में? डिफरेंट है, बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ पे कुछ की जो है वो नेम है: complement fixation test, neutralization test, opsonic index, immunofluorescence testing, radioimmunoassay and ELISA technique। जो है ये सारे जो हैं ये एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड रिएक्शन बेस्ड ही हैं। So this is the end of the lecture. Any question from anyone? या कोई चीज समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। लेक्चर एंड है। अस्सलाम वालेकुम मैम। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैम, थर्सडे वाले दिन क्विज होना है हाँ जी इंशाल्लाह। मैम, उसका पैटर्न तो बता दें। मैं आपको बता दूंगी ईमेल पे तो। ओके मैम, थैंक यू। लेक्चर से रेलेवेंट कोई है क्वेश्चन आपका? नो मैम अभी तो नहीं है। अच्छा इसको पढ़ लेना, हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे अगर कोई क्वेश्चन होगा आप लोगों का तो। ओके मैम। ठीक है। और बच्चों मैंने 12:30 पे 12:40 पे ले ली थी अटेंडेंस, उसमें सिर्फ 6 बच्चे थे। अब सब लोग बाद में आप लोगों ने ज्वाइन किया, इसलिए मैं आप सब की एब्सेंट मार्क करूंगी आज, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने टाइम पे ज्वाइन करना है अपना लेक्चर। मैम मैंने मौज को कह दिया शायद अभी लेट पहुंचा हूं मैम, सिग्नल नहीं है। सब लेट पहुंचे हैं, जो 6 लोग पहले थे मेरे पास मैम एट वहाँ पे 12:40 मैम सिग्नल नहीं मैं होते उनकी हमारे अटेंडेंस। यहाँ, तो लेट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी शोएब। मैम मैंने जुबैर को और मौज अली ने मुझे बताया, मैं अब्बू के साथ, मैं अभी भी हॉस्पिटल में ही हूँ, तो मैं अब्बू के साथ था तो उस वजह से पहले क्लास नहीं अटेंड कर सका। तो फिर मैंने उसके बाद जो है साइड पे होके ज्वाइन किया क्लास। तो ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं नहीं पहले टाइम पे ज्वाइन कर सका। लिंक सबसे पहले मैंने ही ग्रुप में मांगा था कि लिंक भेजे मैं अटेंड करूँ, फिर वो अटेंडेंट वगैरह आ गए थे, उनके साथ चला गया। अब्बू की तबीयत खराब थी तो मैं क्लास टाइम पे अटेंड ले नहीं सका। हाँ जी मैं शोएब, 12 एक वैलिड रीजन है, ठीक है शोएब, लेकिन बाकी सबके पास नहीं है कोई भी वैलिड रीजन। मैम मैंने उसी टाइम कहा है मौज को, जिस टाइम हो रही थी क्लास स्टार्ट होने का, मैं शहर मौज पहुंच खुद भी तो चुका हूं। नहीं था 12:40 पे, मौज भी नहीं था। मैम उसका ग्रुप मौज में को आपने मैसेज है क्या कि कहा? अनम्यूट करो, शोर हो रहा है इस वजह से। वो भी बाद में आया ना, उसने भी जब स्टार्टिंग में नहीं ज्वाइन किया। मैम बस उससे ही कह सकता था, वो मेरे ख्याल में समझा कि शायद क्लास ले रहा है। उसी टाइम हम पहुंचा हूँ शहर। मैम सिग्नल नहीं होते हमारे यहाँ। हाँ जी लाहौर वालों, आप लोगों को क्या मसला है? मैम मैं और अर्शद सेम एरिया से हैं। क्लास किस टाइम पे होती है? नहीं, जिस भी एरिया से हो आप सब लोग, आप लोगों को पता है कि आपकी क्लास 12:30 पे होती है। अब 12:30 पे मैंने ज्वाइन कर लिया, 10 मिनट्स वेट करने के बाद भी 6 लोग थे उसमें। ठीक है, तो अब ये तो कोई बात नहीं हुई है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को वार्निंग दी हुई है कि मैं सिर्फ उन लोगों की अटेंडेंस मार्क करूंगी जो स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। कोई सेंटर में आ रहा है, कोई आफ्टर मैम द यहाँ पे मिड इंटरनेट का टाइम। कोई भरोसा ही नहीं है, मतलब किस टाइम मीटिंग वो हो जाती है। अभी भी तो आप लोग हो ना, Right. अभी भी तो आपकी चल रही है, अभी कोई मसला नहीं आ रहा, फिर 12:30 पे क्यों मसला आ जाता है? मैम अभी बाजार आके है ना, शहर में अभी डीजी का। बेटा इसको जो जिसका भी जो भी मसला है इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करो, टाइम पे अपने लेक्चर में आया करो। आज मैं एब्सेंट मार्क करूंगी तो आप सब लोगों को आइडिया होगा इसका। मैम आप पहले भी एक दफा मेरी कर चुकी हैं, आज ना कीजिएगा प्लीज। आज तो सबकी होगी जो जो नहीं था। मैम मेरी तो ना करें, मैं एक मसला था उस वजह मैं से, नहीं तो शोएब एक्सेप्ट शोएब, ठीक है, शोएब का एक वैलिड रीजन था। मैम इशू था चले मैम, आपकी मैम। मर्जी।
मेरी मर्जी पे नहीं है, आप लोगों की हरकतों मैम पे सिग्नल डिपेंड का है। इशू मैं होता है अपने हमारे यहाँ मर्जी मैम, पे कोई एक इम्प्लीमेंट नहीं करती किसी भी चीज नेटवर्क का को। खंबा नहीं है जिस वजह से हमें शहर आना पड़ता है, 40 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, क्या करें हम बताएं। मैम हम लीव बच्चों को कर दें? ये जो आपने थर्सडे वाले क्विज की बात की है वो हमारा क्विज नहीं है, खलीक का क्विज है, बच्चे कंफ्यूज हो गए। जी ये आप लोगों को अब किसी ने कहा भी नहीं रामीन। ये हम लीव सिर्फ कर सकते हैं? रीटेक था बेसिकली, जो खलीक का है और शिराज मुस्तफा का है, और किसी का नहीं है। हाँ जी ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो लीव कर सकते हैं आप लोग। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।